सुनो सब, हम तुम लोगों को ना इस चैनल पर भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। अब हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के इस चैनल के एम के बारे में बता देते हैं कि हम लोग किस मुद्दे से या क्यों ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुनना सभी ध्यान से। देखो यहाँ पे ना हम लोगों की बात करें, हम लोगों का मतलब कि हम लोगों की पूरी टीचर्स की टीम है। हर टीचर अपना अपना सब्जेक्ट बांट के रखा हुआ है। मतलब कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो कई टीचर तुमको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे गणित हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, उसमें तुमको कई सारे टीचर्स हैं जो गणित पढ़ाएंगे, कई सारे टीचर्स जो रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। और हम अपनी बात करें तो हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो हम लोगों के पढ़ाने का एक तरीका होगा, एक स्टैंडर्ड वे सबके टीचर में होगा ये इस तरह से कि सब टीचर जब तुमको पढ़ा रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं कोई टीचर पढ़ाया, उनका एक लेक्चर पूरा हो गया। ठीक है, जैसे एक लेक्चर पूरा होगा तो हम लोग इसी पर बेस्ड ना प्रश्न देंगे तुमको करने के लिए। प्रश्न, उसको हम लोग एक नाम देंगे डीपीपी। ठीक है, अगर तुमको पता है इसका मतलब तो ठीक है, नहीं पता है तो सुन लो ध्यान से। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा इसका क्या यूज है? इसका ये यूज है ना कि हम लोग ये तुमको वेरीफाई कराएंगे कि तुम्हारा जो तुम लेक्चर देखे हो उससे क्या क्या चीजें सीखे हो। मतलब हम लोग वो डीपीपी में टोटल 10 प्रश्न देंगे। इन 10 प्रश्नों को इस तरह से सेट किया गया रहेगा कि वो लेक्चर को पूरा कवर कर रहा होगा। पूरा कवर कर रहा होगा मतलब स्टार्टिंग से एंड तक अगर तुम बहुत अच्छे से देखे हो लेक्चर तो तुमसे ये 10 के 10 प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, इसमें से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब ऐसे टिक करने वाले, और कुछ होंगे जो लिखने वाले होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ऑब्वियस सी बात है भाई कि डीपीपी में थोड़े आसान तो क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि लेक्चर पर ही बेस्ड होगा तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होंगे। लेकिन फिर भी हम लोग इसका हल देंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हल 2 तरीके से होगा। एक होगा हम लोगों का वीडियो और एक होगा टेक्स्ट। ठीक है, मतलब डीपीपी मिलेगा, डीपीपी में 10 प्रश्न होंगे, डीपीपी का हम फुल फॉर्म बता दिए, और फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, डीपीपी का हल मिलेगा। अच्छा, डीपीपी का हल क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी कि इसे मान लो कि कुछ बच्चे को मान लेते 10 क्वेश्चन दिए हम लोग, अब 10 प्रश्नों से मान लो 8वां नहीं बना, वो बोला सर 8वां नहीं बन रहा है, और उसके पास मान लेते टाइम कम है, वो बोला कि सर हम सॉल्यूशन जो है इसका जो हल है वो केवल देख के समझ जाएंगे, तो हम लोग उसको टेक्स्ट के फॉर्म में दिए रहेंगे, तो वो देखा समझ में आ गया। से मान लो कोई ऐसा बच्चा जिसको 8वां प्रश्न उसको भी प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उसको लग रहा है कि सर टेक्स्ट देखने के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या किए हैं ना कि उस बच्चे के लिए उसका हल दे दिए हैं, किसके फॉर्म में, वीडियो के भी फॉर्म में। अच्छा, ये कैसे देंगे ये हम बाद में बताएंगे, ये तुम लोग को मिल जाएगा कि इसका एक ऐप बना हुआ है, उस ऐप के थ्रू तुमको इसका हल भी मिलेगा। ठीक है, डीपीपी भी ऐसे ही मिलेगा तुमको उस ऐप के थ्रू। अच्छा, जो ये हम लोगों का लेक्चर है ना वो पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड है, एनसीईआरटी पर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है भाई, अगर तुम 11th में भी अभी इंटर करो तो तुमको ये बात पता चल चुका होगा अब तक कि हम लोगों का जो सिलेबस है, यूपी बोर्ड के बच्चों के भी हम बात कर रहे हैं 11-12 की, क्योंकि हम लोग के इस चैनल पे और भी कई सारी सीरीज चलेंगी, लेकिन अभी हम फिलहाल यूपी बोर्ड के 11-12 बच्चों की बात कर रहे हैं, 11th और 12th के, कि भाई तुमको ये बात पता हो चुका है कि हम लोग का सिलेबस तो पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड हो गया है। अब एनसीईआरटी पर बेस्ड हम लोग का लेक्चर इस तरह से होगा ना कि जब तुम किताब पलट के पढ़ रहोगे लेक्चर देखने के बाद, तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम ऑलरेडी पूरी किताब पढ़ लियो। मतलब हम लोग पूरा हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ाएंगे, तुमको ऐसा लगेगा वीडियो देख लेने के बाद ही तो तुमको लगेगा कि पूरा का पूरा बुक हम पढ़ लिए। ठीक है, उसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, और एक और चीज़ कि हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ उसमें जो नहीं बीच बीच में कुछ उदाहरण दिए गए रहते हैं, सब चैप्टर के बीच में रहता है ना, वो सब की कुछ हेडिंग बताएं फिर एक उदाहरण रहता है, तो वो जो उदाहरण है ना वो भी हम लोग अपने लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा तरीका होगा। इससे फायदा होगा क्या? बोले बिल्कुल फायदा होगा। हम लोग एक आइडिया रखे हुए हैं कि जो तुम्हारा प्राप्तांक होगा, जिससे तुम पास होगे, परसेंटेज जो होगा ना, वो परसेंटेज हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 80% से तो ऊपर ही रहे हमेशा। ठीक है, तो हम लोग को फिर से बता दे रहे हैं हम कि जो हम लोग का लेक्चर है वो पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा, एग्जाम्पल के साथ। जैसे ही कोई टीचर लेक्चर खत्म कर रहा होगा तो तुमको ऐप पर डीपीपी मिल जाएगा, फिर उस डीपीपी को प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग उसका हल देख लेंगे। तुमको अगर जरूरत लगती है कि सर हमको देख के ही काम हो जाएगा तो तुम टेक्स्ट देख लो,
अगर वीडियो की जरूरत है तो फिर वीडियो देख लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा। अगर इतना काम करते रहे तो अपने अंदर विश्वास रखो कि तुम्हारा जो परसेंटेज है वो 80% से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोग किए किसकी, यूपी बोर्ड के 11th-12th के सीरीज की, ठीक है। तो ये तो हो गई हम लोग के चैनल की बात भाई, कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ा रहे होंगे तुम्हें। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने और अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। देखो, हम अगर अपनी बात करें तो हम तुम लोगों को यहाँ पर भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान पहले हम लोग ना किताब पे नहीं आते, अभी पहले हम लोग भौतिक विज्ञान क्या है इस पर समझते हैं। याद करो भाई, 9th-10th में हम लोगों का फिजिक्स अच्छे से चालू हुआ था, भौतिक विज्ञान तो, लेकिन यहाँ इतना अच्छे से हम लोग क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो समझो। तुम अगर ध्यान दियो तो 9 और 10 में हम लोगों के पास विज्ञान की एक किताब थी, और उस किताब में 5 से 6 पाठ के समूह को ही हम लोग क्या बोल देते थे, भौतिक विज्ञान बोलते थे, क्योंकि उसमें रसायन विज्ञान भी था और जीव विज्ञान भी था। सही बात है। तो यहाँ क्या अलग है, 11-12 में ये अलग हो जाएगा कि जो तुम भौतिक विज्ञान 5-6 पाठ का पढ़ते थे और वो विज्ञान का एक भाग होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भौतिक विज्ञान अपने आप में एक पूरा एक विषय बन गया, ठीक है। रसायन विज्ञान अलग विषय बन गया है, जो बच्चे बायो से हैं, जीव विज्ञान से हैं, उनके लिए तो जीव विज्ञान भी एक अलग विषय बन गया, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग कि भौतिक विज्ञान की इंपॉर्टेंस के बारे में, कि क्या जरूरत है। देखो, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, एकदम अच्छे से क्लियर रखो इस चीज को, कि भौतिक विज्ञान को अगर एक विषय लेके चलना शुरू किए ना तो वो धीरे धीरे कठिन होता जाएगा। देखो, भौतिक विज्ञान की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने आसपास की चीजों में बहुत बार देखे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं जानते, ठीक है। आज हम तुमसे पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझाएंगे कि अगर भौतिक विज्ञान का हम फील करना शुरू कर दिए ना, किसी चीज को लेके क्यूरियस हो गए, क्यूरियस मतलब कि यार कोई चीज अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर तुम ऐसे सोचना शुरू कर दिए ना, तो एक बात अपने दिमाग में एकदम फिक्स रखो कि तुमको भौतिक विज्ञान पढ़ने में ना बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा अगर तुम इसको कारण खोजना शुरू कर दिए कि भाई इसका होने का क्या कारण है, ठीक है। तो फिर से हम तुम्हें बात बताते हैं कि भाई भौतिक विज्ञान जो चीज है ना, वो हमारे आसपास की चीजों के बारे में ही है, ठीक है। इसकी परिभाषा भी ऐसे ही है कि प्रकृति के जितने भी नियम है उनको जानना ही क्या है, भौतिक विज्ञान है, ठीक है। हम कुछ कुछ उदाहरण से शुरू करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है भाई एकदम सिंपल, प्रकाश। तुम ऐसे सोचो कि अगर हम इस कमरे में अंधेरा कर दे, ठीक है, मतलब सब लाइट वाइट बंद कर दे, सब खिड़की उड़की में पूरा काला पर्दा लगा के पूरी तरह से प्रकाश आने का हर स्रोत रोक दें। अब कहीं से अगर प्रकाश नहीं आ रहा होगा तो क्या लग रहा है, तुम हमको देख पाते कि नहीं? सोचो अच्छे से कि हर जगह से पूरा लाइट वाइट बंद कर दिए, पूरा काला पर्दा लगा के सब जगह अंधेरा अंधेरा कर दिए। अब सोच समझ के बताओ कि हम तुमको दिखाई देंगे कि नहीं? तो क्लियर बात है भाई कि हम तुमको नहीं दिखाई देंगे। तो सबसे पहले यही चीज है कि प्रकाश की जरूरत है हमको, ताकि हम किसी वस्तु को देख सके, ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग एक समान तरीके से बात करें, कुछ कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं ना जो हो सकता है तुम 10 में पढ़े होगे या हो सकता है नहीं पढ़े होगे, बस तुम देखो। तो हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि इन सब चीजों के बारे में अगर हम टू बी एग्जैक्ट बताएं ना, तो लगभग 70 से 80% जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में, उन सब का कारण 11-12 खत्म होते होते जान जाएंगे, ठीक है। तो उन सब चीजों को हम तुम्हें उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, जिन जिन चीजों को हम 11-12 में तुमको पूरा कारण सहित समझा देंगे ये चीज, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे समझ लो, मान लो कि ऐसे हम कोई डब्बा टाइप का चीज लिए, हम डब्बे को साइड से देख सकते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप की, पारदर्शी टाइप की कोई चीज है, ठीक है। उसमें पानी भर दो, पानी भरे, मान लो उसमें वैसे अपना मार्कर डुबा दें, आधा मार्कर बाहर है और आधा मार्कर अंदर है, ऐसे देखो। ये मान लो ऐसे बनाए हम, तो तुमको दिखाई क्या देगा? तुमको दिखाई देगा ना, कैसा लगेगा कि जो किनारा है जहां पे पानी खत्म हो रहा है, वहां पे जो मार्कर है वो 2 हिस्से में टूट गया है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे डूबते हैं तो हम लोग को दिखता है कि ये वाला पार्ट जो पानी में डूबा हुआ है वो हल्का सा कट के पीछे की तरफ कहीं आ चुका है, ठीक है। ये किस वजह से होता है बताओ, याद करो, ये 10 में पढ़े होगे, याद करो ऐसा क्यों होता है। कुछ याद आ रहा है क्या भाई?
ये किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, ठीक है। तो ये हम लोगों को 12th में पढ़ना है। 12 में जब हम लोग जाएंगे वहाँ जब हम लोग प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ प्रकाश का अपवर्तन एक चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे ये सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे ये हो सकता है तुम कभी कभी देखे हो कि अगर मान लो कोई प्रिज्म टाइप का चीज लिए, प्रिज्म होता है ना वो तिकोना सा ऐसा होता है, त्रिभुज टाइप का बना होता है, शीशे का बना होता है, ऐसे पारदर्शी टाइप का। अगर इसके ऊपर जैसे मान लो इसको हम जमीन पर रख दिए, ऐसे जमीन पर रख दिए और इस पर हम इधर से प्रकाश डालें, जब हम लोग इधर से इस पर प्रकाश डालेंगे, सफेद रंग की प्रकाश है, ठीक है, सफेद प्रकाश, ठीक है। ऐसे कोई टॉर्च लिए या लेजर लाइट टाइप की कोई चीज जिसमें सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, तो जब तुम सफेद रंग का प्रकाश इस पर डालोगे तो तुमको ये दिखाई देगा कि जो ये प्रकाश है ना वो रंगीन भागों में टूट गया। रंगीन कौन कौन से भागों में? जो लाल, पीला, हरा, नीला, इन सब कलर में टूट जाएगा और फिर यहाँ से ना तुमको अलग अलग कलर बाहर आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से तुम इंटर क्या करा है? सफेद प्रकाश, और ये 7 मुख्य रंगों में भग जाता है, 7 मुख्य रंग, ठीक है। अच्छा, केवल 7 ही होते हैं क्या? बोले नहीं, अगर बहुत सही से हम बात करें ना तो रंग अनंत प्रकार के होते हैं, लेकिन 7 मुख्य प्रकार है। तो जब प्रिज्म पर प्रकाश डालते हैं ना तो वो कई सारे कलर्स में टूट जाता है, ठीक है। ये भी तुम प्रकाशिकी नाम के एक चैप्टर में पढ़ोगे, जब वहां हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे? प्रिज्म की बात कर रहे होंगे, ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म नहीं है भाई, ये प्रिज्म है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये तो समझ में आ गया भाई। और समझते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब सोचो, जैसे हमको जो तुम देख रहे हो उसमें एक और चीज तुमको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि दिखाई देने के साथ साथ आवाज भी उतनी ही जरूरी है, ध्वनि, ठीक है। हम जब बोल रहे हैं तो तुम्हारे ईयरफोन से या तुम्हारे मोबाइल से या लैपटॉप से वो जो आवाज आ रही है वो किस तरह से आगे की तरफ मूव कर रही है, वो भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में हम लोग ये चीज जानेंगे। जैसे मान लो कि जहां तुम मोबाइल या ईयरफोन कुछ भी लेके बैठे हुए हो या तुम किसी से बात करो, मान लो 2 लोग हैं, एक ये, एक और कोई, मार्कर ही ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 लोग हैं। ये जो मार्कर का है ढक्कन है ना, इसको मुंडी मान लो, ये मुंडी, दोनों लोग ऐसे बैठे हैं या खड़े हैं। अब ये एक दूसरे से बात करें, मान लो इसी कमरे में। अब इस कमरे में हम पूरा हवा बाहर निकाल दें, किसी ऐसा जुगाड़ लगाएं कि हम इस कमरे से पूरी हवा गायब कर दें। जब पूरी हवा गायब कर देंगे तो क्या ये बोल रहा होगा? ये तो भी बोल सकता है, क्योंकि तो खा पी के आया हुआ है, इसके पास तो एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है, तो ये बोला भाई। और ये इसके पास खड़ा है तो उसको दिखेगा कि अरे यार वो कुछ मुंडी तो हिला रहा है, वो कुछ मुंडी नहीं मतलब होठ तो हिला रहा है, कुछ तो बोल रहा है। तो क्या इसको सुनाई देगा कि नहीं? पहले ये सोचो, अगर हम कमरे में 2 लोग को बुलाएं, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, ठीक है, तो ये अपना होठ हिला रहा है, बोल रहा है भाई, सुनाई दे रहा है, मस्त। फिर हम क्या किए, कमरे से हवा धीरे धीरे बाहर निकालते गए, इस तरह से ये कमरे की पूरी हवा गायब हो गई। अभी भी ये बोल रहा है, क्योंकि इसको तो दिखाई तो दे रहा होगा ना, क्योंकि अभी भी प्रकाश तो है। हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी चीज को देखने के लिए हम लोग को प्रकाश की आवश्यकता है, तो दिख तो रहा है, उसको दिखेगा क्या, ये होठ तो हिला रहा है। क्वेश्चन ये है कि जो ये वाला दूसरा आदमी है, इससे वाला, इसको इसकी आवाज सुनाई देगी कि नहीं? तो जवाब आता है कि इसको आवाज इसकी नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए ना एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो आवाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो क्वेश्चन आता है सर यहाँ माध्यम तब कौन था शुरू में? तो हम किसको बाहर निकाले थे बताओ? कमरे से किसको बाहर निकाल दिए थे? हवा को। इसका मतलब कि माध्यम की आवश्यकता थी, और हमेशा जनरली जो होता है ना वो हम लोग हवा को ध्वनि के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई, और डिटेल में हो सकता है तुमको चीजें थोड़ी थोड़ी कम समझ में आए। जो भी चीज थोड़ी भी कम समझ में आए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी क्या है ना, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी मतलब हम तुमको ये बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान को पढ़ते सीखते कैसे हैं। क्योंकि अगर तुम एक बात अपने अंदर समझ गए ना कि नहीं भौतिक विज्ञान ये सब तुमको सिखाएगा आगे जाकर, तुम इस चीज को लेकर बहुत क्यूरियस हो गए, उत्सुक हो गए कि नहीं यार ये चीज हमको जानना है, तो तुम एकदम विश्वास रखो कि आगे जाके तुमको फिजिक्स पढ़ने बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये ख्याल रखना है, अभी कुछ भी अगर कम समझ में आ रहा है तो भी परेशान नहीं होना है, समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी और बात करते हैं भाई, सुनना ध्यान से। हम एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो सुनो।
मान लो कुछ ऐसे सरफेस टाइप का हम बनाए, ठीक है, 3D में है ये, ऐसे कुछ है, जैसे ये सरफेस लिए और इस पे हम देखो तुमको समझा रहे हैं ये चीज़ हम, कि मान लो ऐसे है कि ये हम मार्कर लिए ऐसे, और इस दो मार्कर पे ऐसे हम किसी चीज़ को ऐसे टेढ़ा करके रखे हुए हैं, तो तुमको साइड से हम दिखा रहे हैं, तो देखो ये तुमको सरफेस दिखाई देगा कि नहीं, ऐसे वाला, देखो ये यही चीज़ है, देखना भाई, ये सरफेस पर हम कुछ कुछ चीज़ें रख रहे हैं, एक मान लो क्या रख दिए, एक मान लो माचिस का डब्बा रख दिए, रुक जाओ थोड़ा सही से बनाते हैं इसको, मान लो कि हम एक माचिस का डब्बा रख दिए भाई, अच्छा माचिस का डब्बा ऐसे, और एक कोई ऐसे स्फेयर रख दिए, तुमको हम यहाँ फिगर भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ फिगर देख लो अच्छे से, 3D में तुमको जो ये फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे तुमको देखो सिलेंडर भी है, तुम ध्यान से देख लो फिगर को, ठीक है। और अब इस बोर्ड पे आ जाते हैं भाई, बोर्ड वाले फिगर को देखो, देखो दो चीजें हैं, एक हम क्या दे रहे हैं यहाँ समझने के लिए, बस देखो एक क्या है, स्फेयर है, कोई गोला है, ठीक है, गोला टाइप की कोई चीज है, और एक हमारे पास क्या है, घन या घना आप समझ लो, ठीक है, माचिस के डब्बे टाइप की कोई चीज, ये ना बहुत चिकना सरफेस है, चिकना या चिकनी सतह, ठीक है, चिकनी सतह, अच्छा ये तो समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब अगर मान लो तुमको फिजिक्स नहीं आ रही, एकदम फिजिक्स आई नहीं, किसी को हम दिखाएं ऐसे सिंपल तरीके से कि भाई एक सरफेस ले लिया स्मूथ वाला ऐसे एकदम प्लेन, और दो चीज रख दी, एक ऐसे गोला टाइप का कोई चीज है और एक घनाभ रख दिए, एकदम चिकना सरफेस है, और दोनों को छोड़ दिए, तो हम लोग के कॉमन सेंस में क्या आएगा, हम लोग एकदम सिंपल समझ में आएगा कि सर ये जो गोला है ये पहले नीचे आ जाएगा, ये पहले नीचे आएगा, और ये जो घनाभ है वो बाद में नीचे आएगा। लेकिन अगर तुम बहुत सही से देखोगे ना, आगे जाके हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन के नाम से, उस चैप्टर में तुमको सिखाएंगे कि तुम ये देखोगे, तुम देखो अभी तुमको फिर से हम इमेज दिखा दे रहे हैं, तुम देखो यहाँ तुमको जब ये इमेज देखो, इसमें कई सारी चीजें दिख रही है कि नहीं, इस इमेज में घनाभ भी दिख रहा है, बेलन भी दिख रहा है, खोखला बेलन भी दिख रहा है, गोला भी दिख रहा है, और एक और जो गोला है ना वो खोखला है अंदर से, मतलब एक फुटबॉल समझ लो और एक गोली समझ लो, गोली जो खेलते हैं ना वो वाला समझ लो, कि अंदर एक बार अंदर से खाली है और एक बार भरा हुआ है, ठीक है। तो जब तो अब आ जाए इस फिगर में, जब घनाभ और गोले दोनों को छोड़ा जाता है ना, तो देखा यह जाता है कि घनाभ पहले आता है, पहले, और ये जो गोला है ना वो बाद में नीचे आता है। अब तो प्रॉब्लम हो गई भाई, लोगों को ये समझ में आया था भाई, सिंपल बात तुम लोग को ये लग रही थी कि भाई ये बहुत घूमने वाली चीज है, जल्दी नीचे आना चाहिए था, और ये घनाभ तो बाद में आना चाहिए था नीचे, लेकिन घनाभ पहले नीचे आ जाता है और जो गोला है वो बाद में नीचे आता है, ठीक है। इसका कारण हम लोग घूर्णी गति एक चैप्टर है 11th में, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना इन सब चीजों को। तो ये सब जगह ना क्या है, इन सब जगह हम लोग भौतिक विज्ञान का बहुत अच्छे से यूज करते हैं, इसका तुमको वहां पे कारण भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझो, ये ना बहुत ज्यादा क्यूरियस करता है, जैसे तुम जब कॉलेज में जाओगे 11-12 के बाद की बात हम कर रहे हैं, तो तुमको ना इस पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर जाओगे तो वहां पे ना इस पे प्रैक्टिकल भी मिलता है करने को। देखो अभी तो हम तुमको हल्का फुल्का समझा दे रहे हैं, एक ऐसा कुछ गोला टाइप की चीज ली जाती है, गोले टाइप की, उसके अंदर क्या है, कैसे जुगाड़ कर रहे हैं, ये सब तुमको पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, ये सब तुमको 12 में पढ़ना है, 12 में, ठीक, 12th में। जब हम लोग इंटर करेंगे तो वहां तुमको सिखाया जाएगा ये। अच्छा, मान लो कि यहाँ कोई बच्चा है ऐसे, ठीक है, वैसे खड़ा है, ये मान लो ऐसे मस्त मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है, अब टेंशन है इसको, मान लो इसके गुरुजी इसको बोल दिए कि भाई यहाँ ना बहुत हाई क्या है, पोटेंशियल है, विभव, बहुत ज्यादा विभव है। विभव क्या, हम लोग वोल्टेज पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक है। अब बेचारा ये एकदम इससे बोलिएगा, गुरुजी बोल दिए हैं कि जाओ टच करो इसको, अब इसके गुरुजी इसको बोल दिया जाओ टच करो, एकदम टेंशन में, ये कह रही है यार इसको टच करेंगे मारेगा, झटका उलट जाएंगे यहाँ, तो बहुत टेंशन में बेचारा, लेकिन फिर भी गुरुजी बोल दे जाओ इसको छू के आओ, अब तो अभी गया भाई, ठीक है। थोड़ा इसको सही से बनाते हैं, बच्चा अभी भी इसको पास लेके आते हैं थोड़ा, देखो ये बच्चा तो अभी भी उदास है, ऐसे कह रही है सर काम दे दिए, बड़ा टेंशन है इसका, तो ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो जा रहा है पास, इसके मस्त एकदम बड़े बड़े बाल हैं, ऐसे लड़की दिख रही है क्या, ये बड़े बाल है मान लो इसके, ठीक है, ऐसे थोड़ा छोटा कर देते हैं बाल को। अच्छा, अब सोचो ये गया और ये जैसे इसको टच करता है ना, तो इसके जितने भी बाल हैं वो सब ऐसे ऐसे खड़े हो जाएंगे, इस तरह से, ऐसे सब जो बाल है उसका एकदम खड़ा हो जाएगा इस तरह से, ठीक, तो एकदम डर जाएगा। फिर जैसे ही हाथ हटाता है ना, ये तुरंत इसका जो सारा बाल था
वो फिर से पहले जैसा ही नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे नॉर्मल सा एकदम। फिर ये तो नॉर्मल का डर कम हो गया इसका। फिर टच किया तो फिर इसके सारे बाल खड़े हो गए ऐसे 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 ऐसे। तो तुम्हें टेंशन आ रहा है कि यार तो बहुत डर लग रहा है। फिर ऐसे ये काम करता रहता है बार बार, फिर ऐसे बार बार काम करता रहता है। एक बार हाथ हटाता है, फिर इसका बाल नॉर्मल हो जाता है, फिर टच करता है, फिर बाल खड़ा हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये है, इसको बोलते हैं वॉन डी ग्राफ जनित्र, ठीक है। ये वैज्ञानिक का नाम है। जनित्र मतलब जनरेटर, जो हम लोग के शादी विवाह में आता है ना, वही जनरेटर, ठीक है, उस टाइप का, उसी का नाम ये जनित्र बोलते हैं हिंदी में उसको। वॉन डी ग्राफ जनित्र इस पूरे सिस्टम का नाम है जो ये बना हुआ है। इसमें ना बहुत हाई वोल्टेज रहता है, तो जैसे टच करेंगे ऐसे बाल सब एकदम खड़ा हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे ऐसा हो रहा है, तो गजब हो जाएगा ये कि मान लो हम लोग अपने घर में बना के रखे हैं, शादी विवाह में कहीं घूमने जाना है, तब तो कुछ चाहिए ही नहीं कि जेल से बाल खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे टच किया खड़ा हो गया बाल। बात समझ में आ रही है। और फिर मस्त घूम टहल के आते, क्योंकि तुरंत नॉर्मल होगा ये, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बाल हल्का फुल्का खड़ा ही रहेगा। लेकिन जब ये टच करते ऐसा नहीं होता, कोई बहुत झटका लगता है, लेकिन इसके जो सारे बाल वो क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसका हम तुमको कारण समझाते हैं। कुछ बातें अगर तुमको पता होंगी तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे इस चीज को। इसका विभव इतना ज्यादा होता है ना कि इससे इस पर्सन के पास आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है, आवेश प्रवाह, ठीक है। हम लोग कोई एक चिन्ह लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि उसको कैसा चिन्ह मिला, नेगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह मिला। तो इसके बाल पर, क्योंकि सबसे दूर जाकर वो फैलना शुरू हो जाएगा, तो इसके बाल पर खूब ढेर सारा ऋणात्मक 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 आवेश आ जाएगा। अब ये सोचो, ऋणात्मक कोई भी अगर समान आवेश होता है तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं कि नहीं, तो उसके बाल के किनारे किनारे सब माइनस आ जाएगा। तो जैसे ही माइनस माइनस आया दो बाल के बीच में, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये चीज की वजह से उसके सारे बाल खड़े हो जाएंगे और ऐसे दूर दूर फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये तुमको 12 में मिलेगा, वॉन डी ग्राफ जनित्र, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब सुनना, बहुत सारे तरह की चीजें हम बता सकते हैं तुमको। ये सब तुमको सिलेबस में पढ़ाया जाएगा अच्छे से। जब जिस जिस अध्याय में आता जाएगा, जिस जिस पाठ में मिलेगा, उस पाठ में हम लोग ये सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। एक और समझो, मान लो कैसे कोई हम कंटेनर लिए, फिर से इस कंटेनर में मान लो बहुत पानी भरा हुआ है, खूब ढेर सारा पानी, पेट्रोल, कुछ भी समझ सकते हैं, मान लो ऐसे है। और एक और हम लोग ऐसे पात्र ले लिए, ये पात्र पूरा खाली है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ना साइफन बोलते हैं, साइफन, ठीक है, साइफन, हिंदी में भी साइफन ही बोलते हैं। साइफल हो गया क्या, ये साइफन होता है भाई, साइफन, ठीक है। अच्छा, करते कैसे हैं वो सुनना। देखो यहां पे क्या करेंगे ना, एक पाइप ले ली जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये पाइप पहले बीकर में डाल दी जाती है, फिर इस पाइप का दूसरा हिस्सा जो दूसरा बीकर है उसमें डाल दिया जाता है। देखो इस तरह से कुछ, ये इस तरह से, ठीक है। ये गड़बड़ बन रहा है क्या, फिर से बनाते हैं भाई। देखो ये ऐसे हो गया, बोले अच्छा। शुरुआत के पहले कंडीशन समझो। शुरू में क्या था, शुरू में इसमें है, पहले पानी पानी समझते हैं, ठीक है। इसमें पूरा पानी भरा था, एक पाइप लिए ऐसे और इसको दूसरे बर्तन में रख दिए, जो बर्तन एकदम पूरा खाली है, ठीक है। अगर ऐसे कर देंगे तो क्या पानी गिरना इसमें से गिरना चालू हो जाएगा क्या, कि इसमें से घटता जाए इसमें बढ़ता जाए। पहले ये होगा क्या, पहले सोच लो अच्छे से। ऐसा तो नहीं होगा, क्यों बताओ, क्योंकि अभी तो इसमें हवा भरी है। और ऐसा तुम करके भी देखना, ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम कोई पानी लिए, उसमें कुछ पाइप डाले और दूसरे छोटे पात्र रख दिए और उसमें वो पाइप का हिस्सा डाल दिए, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें तुरंत पानी का फ्लो चालू हो जाए, ठीक है। तो करते कैसे हैं, इसको ऐसे लेंगे और ऐसे मुंह से खींचते हैं, ठीक है। तब तक खींचते हैं जब तक इस पाइप की पूरी हवा बाहर ना आ जाए, ठीक है। और जैसे ही हवा बाहर आ जाएगी तो तुरंत इसमें से द्रव निकलना शुरू हो जाएगा और इसमें गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे हटा लिया जाएगा और कंटेनर रख देंगे। तो धीरे धीरे कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा और इसमें पूरा पानी भर जाएगा, ठीक है। और ये जो विधि है, यही विधि हम लोग क्या किस नाम से पढ़ते हैं,
साइफन विधि के नाम से पढ़ते, ठीक है। तो द्रव की प्रॉपर्टी वाला एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 11 में, तो वहां हम तुमको इस बारे में सिखाएंगे, ठीक है। जैसे इन्हीं सब तरीकों से पेट्रोल की भी चोरी की जाती है कि मान लो कोई टंकी डाल दिए, किसी कोई टंकी है, उस टंकी में ऐसे पाइप डाल दिए और ऐसे मुंह से खींचा जाता है। अब देखो खींचने में भी थोड़ा दिमाग है, कॉमन सेंस यूज करेंगे उसमें भी। अब अगर तुम कम खींचे, मान लो एक बार को कम खींचे, तो इस पाइप में कुछ हवा बची रह जाएगी कि नहीं? तो जो पेट्रोल होगा वो कुछ तो उठेगा, लेकिन पूरा नहीं आ पाएगा, तो फिर वापस चला आएगा। और अगर तुम मान लेते भयंकर ही खींच लेके रुकिए, पूरा ही खींच लेते हवा, तो खींचे जैसे ही हवा तो बाहर आई और पता चला वहां से पेट्रोल तो तुम्हारे मुंह में आना शुरू हो जाएगा, फिर तो एकदम गजब सा हो जाएगा, ठीक है। वो अलग कहानी है। तो इस चीज को ना हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के करते हैं कि जब खींचते हैं एयर को, तो इस तरह से खींचते हैं कि ना कम खींचें, क्योंकि कम खींचेंगे तो वापस वो काम चालू ही नहीं होगा, पानी खींचने वाला या पेट्रोल चुराने वाला। और अगर ज्यादा खींचे तो मुंह में ही आ जाएगा, तो बहुत बेकार से हो जाएगा वो काम, ठीक है। कई बार टंकी वंकी के लिए भी यूज करते हैं कि मान लो कोई टैंक का कनेक्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो एक बड़े टैंक में ऐसा तुम देखो कभी कभी हम लोग के नगर निगम वाला पानी आता है, तो वहां पे भी ऐसे जुगाड़ लगाते हैं कि एक पाइप डाल देते हैं, मुंह से खींचते हैं और फिर वो सबको पानी देना शुरू कर देते हैं। और ये लगातार तब तक होता रहेगा जब तक ये पानी पूरा खत्म हो जाए। सोचो कितना गजब है ना ये, कि कोई मोटर नहीं लगाए लेकिन फिर भी लगातार पानी का फ्लो जो है वो होता रहेगा, ठीक है। तो इस विधि को भी हम लोग क्या नाम देते हैं? साइफन। और इसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम तुमको बस ये सिखाना चाह रहे हैं ना कि इतनी ज्यादा फिजिक्स है कि हम लोग देखे बहुत जगह है, इनमें से तुम कई सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखे भी होंगे, लेकिन हम लोग ना उसके पीछे का कारण नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं। देखो विज्ञान ऐसे ही पढ़ना है, भौतिक विज्ञान तुमको बहुत अलग है, न ये गणित जैसा होगा, न ये रसायन विज्ञान जैसा होगा, न ये जीव विज्ञान जैसा होगा। यहाँ की कहानी बहुत अलग है। अगर तुम इसको एज अ सब्जेक्ट मान के चलना शुरू कर दे, एक विषय जैसा ना कि अरे चलो विषय, अरे पढ़ना है, अरे ये चैप्टर, अरे वो चैप्टर, तो बहुत टफ होता जाएगा समय के साथ, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल पकड़ते हैं भाई। ऐसा समझो कि ये तुम लोग बहुत पहले देखे ही होंगे कई जगह, अब तो खैर धीरे 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 इसका यूज कम हो गया है। सुराही की बात करते हैं, जैसे नहीं, अगर मान लो कोई सुराही, गगरी या कुछ भी ऐसा मटका वटका टाइप कोई चीज है, अरे मटका हम बना नहीं पा रहे हैं क्या, मान लो कैसे कुछ मटका टाइप का बना हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पे वैसे नीचे बेस बना दे रहे हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे है, ठीक है। अब सोचो कि जो मटका होता है उसमें जब हम लोग पानी भरते हैं, वाटर, तब तो वो नॉर्मल होता है, एकदम सामान्य तापमान पर होता है पानी, तो सामान्य तापमान, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है बताओ? लेकिन कुछ समय पश्चात पानी ठंडा हो जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भाई कि ये कैसे हो सकता है कि अगर हम पानी लिए और उस पानी को एक मटके में भरे, और शुरू में तो जो पानी था वो तो सामान्य तापमान पे था, लेकिन हम लोग घड़ा खोल के कुछ घंटे बाद देखते हैं और पानी निकालते तो पानी ठंडा हो चुका होता है। अब सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि घड़े में रखा पानी अपने आप कैसे ठंडा हो सकता है? चलो सोच लिए क्या इसको। देखो ये ऐसा हो, जैसे कुछ कुछ लोगों के दिमाग में क्या समझ में आ सकता है कि सर ऐसा होता होगा कि मान लेते हैं अगर इसका बाहर का तापमान से मान लेते हैं 45 डिग्री सेल्सियस है, अंदर मान लेते हैं पानी भर दिए हम लोग 40 पर, मान लेते हैं एक बार को 45 डिग्री सेल्सियस पे भर दिए, तो अंदर से बाहर जो है वो तापमान जो उष्मा है वो गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। याद करो, अगर मान लो कि हमारे पास एक गर्म वस्तु है, से मान लेते हैं एक वस्तु है ए, ठीक है, इसका तापमान जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हमारे पास एक और वस्तु है बी, इसका तापमान है मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। बताओ उष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा? तो हम लोग को समझ में भी आ रहा है भाई। अगर कॉमन सेंस वाली बात सोचो, अगर मान लो एक बहुत गर्म चीज है और उससे एक ठंडी चीज को मैं से टच करा दिए, टच करा देते इसको, मान लो कि ये से टच करके रखे हुआ है, ठीक है। अगर एक बहुत गर्म वस्तु एक ठंडी वस्तु, दोनों को टच करा दिए तो क्या होगा बताओ? जो ये गर्म है, ये गर्म वस्तु है, ये ठंडी वस्तु है, इन दोनों को ऐसे स्पर्श कराएं तो बताओ ये जो गर्म वाला है इसका तापमान ये और गर्म होगा कि ठंडा हो जाएगा? ये पहले गर्म था, ये पहले ठंडा था, दोनों को ऐसे स्पर्श करा दिए। जैसे ही स्पर्श कराएं तो जो गर्म वाली वस्तु है वो धीरे 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 क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। और जो ये ठंडी वाली वस्तु है इसका तापमान धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है।
एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ेगा ये चीज़। तो अच्छा, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ हुआ होगा कि नहीं। ठीक है, जैसे रॉबिन हुड जैसा चीज़ है ये। रॉबिन हुड मतलब नहीं था, रॉबिन हुड क्या करता था कि अमीरों से लेता था, गरीबों को दे देता था, वैसी ही कहानी। ठीक है, कि जो ऊष्मा है वो गर्म वस्तु से लेके ठंडी वस्तु की तरफ फ्लो करता है, जिससे इसका तापमान गिरने लगेगा और इसका तापमान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तब तो ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि भाई ये गर्म है ना, तो ऊष्मा का प्रवाह तो गर्म से ठंडे की ओर होने लगेगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। फिर गगरी में रखा हुआ या सुराही में रखा हुआ पानी ठंडा कैसे होता है, सोचो इसको अच्छे से। इसका जो जवाब है ना, इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफ सा है। तो जब हम तुमको ये चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, कौन सा चैप्टर बताओ, ऊष्मा गतिकी नाम का एक हम लोग पाठ पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, ऊष्मा गतिकी नाम का। तो वहाँ तुमको ये चीज़ सिखाया जाएगा कि जो भी गगरी या सुराही का पानी है वो कैसे ठंडा होता है धीरे धीरे। ठीक है, जो सुराही होता है उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो जो सुराही का पानी वो हल्का सा बाहर आता है और वो ना वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकरण होने लगता है, तो धीरे धीरे इसका जो तापमान है वो अंदर वाले पानी का वो गिरने लगता है। ठीक है, ये सब सिखाया जाएगा तुमको ऊष्मा गतिकी नाम के चैप्टर का, कि जो ये छेद है हल्के हल्के सुराही के पास, उनसे जैसे हल्के हल्के छोटे छोटे छेद होते हैं, एकदम छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं, उनसे जो पानी ना वो हल्का हल्का बाहर आ जाता है, सतह पर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें आ जाती हैं, और वो पानी की बूंदें जो होती हैं वो वाष्पीकृत हो जाती हैं। वाष्पीकृत मतलब होता है इवेपोरेट, मतलब उड़ जाती हैं। जैसे नहीं हम लोग ठंडी या गर्मी होती है जब, तो गर्मी में हम लोग घर पे पोछा लगाते हैं, या ठंडी में भी पोछा लगाते हैं जब पानी का घर पे, तो वो अपने आप पानी उड़ जाता है, या फैन चलाते तब तो बहुत ही जल्दी उड़ जाता है। वैसा ही कुछ वाष्पीकरण यहाँ भी होता है। तो वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा होती है ना, वो अंदर वाले पानी से लेता है। क्यों लेता है, इसका कारण हम तुमको ऊष्मा गतिकी में सिखाएंगे। अंदर वाले सब जैसे जैसे ऊष्मा लेता जाएगा तो धीरे धीरे जो अंदर वाला जो पानी है उसका तापमान कम होने लगता है, तो कुछ समय के बाद इसका पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, देखो हम तुमको यहाँ कुछ उदाहरण सिखाएं, सब तो नहीं, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि तुमको हम बहुत सारे उदाहरण सिखाएं डेली लाइफ से, ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि भौतिक विज्ञान जो है वो इन सब का कारण बताता है। क्योंकि देखो जितना तुम अपने अंदर उत्सुक होते जाओगे ना, क्यूरियस होते जाओगे, उतना भौतिक विज्ञान सीखते जाओगे। अब हम थोड़ा लेक्चर को कंक्लूड कर देते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते कि हम लोग क्या क्या सीखें। पहले हम लोग ये सीखें कि हम लोग अपने इस चैनल पर, ऐप पर तुमको क्या क्या और कैसे कैसे देंगे, इसके बारे में बताएं। फिर हम तुमको ये बताएं कि भाई जो भौतिक विज्ञान है हम लोग का, भौतिक विज्ञान ये क्या है। ठीक है, अभी तो हम क्या पे आए ही नहीं, क्योंकि हम तुमको इसकी परिभाषा नहीं दिए, किताबी परिभाषा। और एक रिचर्ड फेनमैन नाम के वैज्ञानिक थे, उनकी वैज्ञानिक क्या मतलब बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उनके बारे में हम लोग बताएंगे कि वो भौतिक विज्ञान के बारे में क्या परिभाषा दी है। ठीक है, फिर हम तुमको केवल ये सिखाए इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान क्या है तो बताया ही नहीं, हम तुमको बस भौतिक विज्ञान के बारे में बताएं कि देखो भौतिक विज्ञान पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। तुम जितना उत्सुक रहोगे कि नहीं यार ये चीज़ कैसे होती है, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा ये कैसे सीख सकते हैं, इस तरह से पढ़ोगे ना तो भौतिक विज्ञान पढ़ने में तुमको बहुत अच्छा लगता रहेगा, समझ में भी आता रहेगा और स्कोर भी करोगे अच्छा। लेकिन जहाँ तुम भौतिक विज्ञान को सब्जेक्ट जैसा पढ़ना शुरू कर दे, विषय जैसा, क्या चाहिए यार एक और पार्ट है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी, ऐसा करके सोचना शुरू कर दिए ना, तो समझ लो कि भौतिक विज्ञान वहाँ से तुम्हारे लिए बहुत कठिन होता जाएगा। जितना ज़्यादा दैनिक जीवन से इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे उतना भौतिक विज्ञान में मजा आएगा और पढ़ने में समझ में भी आएगा और चीज़ें अच्छे से चलेंगी। लेकिन जैसे जैसे तुम अगर दैनिक जीवन से हटते गए, जितना ज़्यादा तुम किताबी बातों पर आने लगोगे ना, परिभाषा में घुसने लगे, बड़े बड़े कठिन कठिन से शब्दों पे ध्यान देने लगे ना, उतना ही भौतिक विज्ञान टफ होता जाएगा। जितना हम लोग तोड़ तोड़ के सीखेंगे भौतिक विज्ञान को पार्ट पार्ट में, अच्छा ये पार्ट क्या कहता है, ये पार्ट क्या कर रहा है, ये पार्ट क्या कर रहा है, उस तरह से हम लोग की समझ भी बढ़ती जाएगी। और सीधी सी बात है भाई, जिस चीज़ को हम लोग जितना अच्छा समझे रहेंगे वो उतने ज़्यादा समय तक याद भी रहेगी और उसको हम उतना ही बेहतर लिख भी पाएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है कि जो चीज़ हम समझा नहीं पाते ना, वो चीज़ हम खुद अच्छे से नहीं समझे होते हैं। तो अगर तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना तो तुम बहुत अच्छे से समझा भी पाओगे। तो हम तुमको बस इस पूरे वीडियो में केवल यही सिखाएं, भौतिक विज्ञान को कैसे सीखना समझना है हम लोगों को, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके उतना दैनिक जीवन की चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, ताकि वो दैनिक जीवन की चीज़ें क्यों हो रही वो भी समझ में आ जाए और उसके पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस करते हैं यहीं तक।
बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।